नमस्कार, ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। नक्सलियों के पास की जो तस्वीरें सामने आई हैं फेक करेंसी की, वो कई सवाल खड़े कर रही हैं। साथ ही नोट छापने की सामग्री का जखीरा अपने आप में प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है और हर संभव कोशिश की जा रही। बहरहाल छत्तीसगढ़ के सुकमा से हैरान करने वाली खबर सामने आई। पहली बार इस बात का जीता जागता सबूत मिला कि नक्सली अब नोट भी छापने लग गए हैं। आज हम इसके खतरे की बात करेंगे, समझेंगे कि ये कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है और इसके साथ हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा। उनसे भी हम समझेंगे कि इसे किस तरीके से देखा जाए। ये जो एक्शन इस मामले पर लिया गया है, क्या वो सफिशिएंट है या इसमें कुछ तब्दीली करने की जरूरत है। भगवान सिंह रावटे, सर्व आदिवासी समाज और कई जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम समझेंगे कि क्या कुछ चीजें हैं। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बरामद किया गया। आप देख सकते हैं ये नकली नोट बनाने के लिए उपकरण है, ये शाही है। सुकमा जिले में पुलिस, डीआरजी, बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ ने कोरजागुड़ा की पहाड़ी से टकसाल को पकड़ा है। चौंकिए मत, ये देखिए नकली नोट बनाने के उपकरण, कलर प्रिंटर मशीन, इन्वर्टर मशीन, कलर इंक और 50, 100, 200, 500 रुपए के नकली नोट के साथ बंदूक, वायरलेस सेट, मैगजीन और बड़ी मात्रा में विस्फोटक। पुलिस को लगता है उसकी आक्रामक रणनीति से नक्सलियों का सप्लाई सिस्टम बिगड़ गया है, फंडिंग रुक गई है, इसलिए वो नकली नोट छाप रहे हैं। जिस हिसाब से ये लोग नोट छाप रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं नक्सल संगठन को जो पैसे की कमी हो रही है। उसके अलावा जो अंदरूनी इलाके में जो कैंप्स खुले हैं और ऑपरेशंस लगातार किए जा रहे हैं, उसकी वजह से जो उनकी जो फंडिंग है वो कहीं ना कहीं कमी हुई है। जैसे इस साल तेंदुपत्ता के सीजन में हम देखेंगे उनकी जो फंडिंग हुई है वो काफी हद से कम हुई है और मुझे लगता है कि इसी का नतीजा है कि नक्सली अब जो नोट छापने जैसी करतूत है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं आगे। सूत्र बताते हैं कि 2022 में बड़े नक्सली काडर ने एरिया कमेटी के सदस्यों को नकली नोट छापने का प्रशिक्षण दिया और उन्हें हिदायत दी कि साप्ताहिक हाट बाजार में इसे खपाया जाए। यानी जिन आदिवासियों के हितैषी होने का नक्सली दावा करते हैं उन्हें ही ठगने की साजिश। पुलिस अब इस आर्थिक हमले के खिलाफ भी रणनीति बनाने में जुट गई है। 4 दशक से रेड कॉरिडोर पर काबिज नक्सली अब पीछे हट रहे हैं, लेकिन अबूझ माड़ के जंगलों में 7 जून को जो मुठभेड़ हुई उसमें 7 नक्सली मारे गए। घटनास्थल से हथियार और लोहे के कारतूस मिले, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनका इस्तेमाल 12 बोर बंदूक में किया जा सकता है। 12 बोर बंदूक का निर्माण माओवादी जंगल में ही कर रहे हैं। एक कारतूस, एक और कारतूस, ये 2 कारतूस मिले जो मुझे समझ में आ रहा है कि 12 बोर बंदूक के कारतूस हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि इन कारतूसों को देखें तो ये जवानों के लिए एक नई चुनौती होगी मेरे हिसाब से। और सोचना होगा सुरक्षा बलों को कि माओवादी जो है अब अपने कम होते कारतूसों की संख्या की भरपाई भी खुद करने लगे। मुठभेड़ के पश्चात इलाके से 6 माओवादियों के शव के साथ काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्म्स अम्युनिशन भी रिकवर किए गए थे। उनमें से कुछ लोकली फैब्रिकेटेड जो अम्युनिशन है, जो लोगों से फैब्रिकेटेड जो 12 बोर अम्युनिशन टाइप का भी सामग्री बरामद की गई थे, उसका बैलिस्टिक एग्जामिनेशन करवा रहा है। 2024 में अब तक पुलिस और नक्सलियों के बीच 71 मुठभेड़ हो चुकी है, जिसमें 123 माओवादी ढेर हुए हैं। 399 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। कई सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के टीसीओसी में सुरक्षा बल उन पर भारी पड़ रहे हैं। बस्तर से विकास तिवारी और सुकमा से सलीम शेख के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं और उन सवालों को आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि ये कितनी बड़ी चुनौती है। बहरहाल आपने तस्वीरें देखी और लगातार एक्शन इन मामलों पर लिया जा रहा है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आती हैं, हम आप तक लेकर आते हैं। कई जगहों पर नक्सलियों के खात्मे हो रहे हैं और नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। पर इस बीच कई जगहों पर कई चुनौतियां भी प्रशासन के सामने आई हैं और उन चुनौतियों का डटकर मुकाबला भी किया जा रहा है।
पर मौजूदा वक्त में एक सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर इन मामलों को लेकर देखा जा रहा है, जहां पर नोट छापने की मशीन का अंदाजा लगा और यहां पर कई सबूत मिले, जिससे यह साफ तौर पर स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि नक्सली अब नोट भी छापने लगे हैं और कुछ जो इलाके हैं ग्रामीण, वहां पर इन नोटों को खपाया भी जा रहा है। अब इससे कई सबूत जो हैं उसे जुटाने की कोशिश की जा रही है और इससे कई अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि आखिर ये मामला क्या है और किस तरीके से इससे निपटा जाएगा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ निर्मल कौर जी, पूर्व डीजीपी झारखंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सहयोगी सलीम शेख जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भगवान सिंह कराटे, सर्व आदिवासी समाज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में गिरीश कांत पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और विकास तिवारी हमारे सहयोगी भी जुड़ जाएंगे। सबसे पहले सलीम, आपसे समझना चाहेंगे अभी क्या है अपडेट इस मामले में, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ चीजें कही जा रही? देखिए, जिस तरह से ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने नक्सल प्रभावित इलाकों से एक कैंप से नकली नोट बनाने के जो प्रिंटर हैं, स्याही है और अन्य जो उपकरण है उसे बरामद किया गया है। और पुलिस ने जिस तरह से सर्चिंग में इस तरह के जो सामान जो बरामद किया है उसके बाद अलर्ट मोड पर आ गई है और पुलिस अन्य जो इलाके हैं जो जहां नक्सल प्रभावित जाके जो कैंप कैंप जो संचालित किए जा रहे हैं उन इलाकों में भी छापामार कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। और इस तरह से जो खास करके जो पहली बार सुकमा पुलिस ने एक बड़ा जो उपकरण जो बरामद किया है वो खास करके नकली नोटों को जो जखीरा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो पहली बार है। हालांकि अब तक हथियार बनाने की फैक्ट्रियां और तरह का कारतूस बनाने के और बीटल बनाने के कारतूस इस तरह के बरामद किए गए हैं, लेकिन ये पहली दफा है कि पुलिस ने नकली नोट बनाने का जो जखीरा है, खास करके जो प्रिंटर मशीन है, बड़ी मात्रा में स्याही बरामद की गई है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो नक्सली संगठन है वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पहले माओवादियों के खिलाफ जिस तरह से जंग लड़ा अभियान छेड़ा गया था, उस दरमियान माओवादियों का जो चैन, जो फूड चैन तो होता है, जो खाद्य सामग्री सप्लाई करने का जो चैन होता है, उसे ध्वस्त किया गया। उसके बाद अब सुरक्षा बलों ने सीधे तौर पर आर्थिक संकट पर, आर्थिक जो सप्लाई चैन है उस पर वार किया है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में माओवादियों के लिए, उनके जो संगठन को संचालन करने के लिए एक बड़ी परेशानी सामने उत्पन्न हो रही है। और यही कारण है कि माओवादी अपने कैंप्स में इस तरह के नकली नोट बनाकर ग्रामीण इलाकों में अपने बुनियादी जरूरतों के लिए इन्हें संचालित करने के लिए इस तरह के नकली नोट तैयार किए जा रहे हैं। बिल्कुल, आते हैं आपके पास सलीम। निर्मल कौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी झारखंड। मैम, आप किस तरीके से देखती हैं, क्या इससे पहले आपने भी काफी वक्त बिताया है झारखंड में और वहां भी नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार एक्शन लिए जाते हैं, तो क्या इससे पहले कोई खबर ऐसी आई है जहां पर नक्सलियों ने नोट छापने की शुरुआत की हो, या उनके इकोनॉमिक चेन की अगर हम बात करें तो किस तरीके से आप देखेंगे, क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से ये जो नोट छापना है ये पहले उजागर नहीं हुआ। ये तो पहली बार है कि नोट छापने की मशीन भी मिल रही है। अब वो कैसी क्वालिटी के नोट छाप रहे हैं, और आप जैसे कह रहे हैं कि वो ग्रामीण हाट वगैरह में उसको खपा रहे हैं, तो वहां तो उतनी पहचान वाला कोई रहेगा नहीं। तो अगर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं भी है तो शायद ये लोग उसको खपा रहे हों लोकल मार्केट्स में। पर ये एक बहुत गंभीर बात है, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था से जुड़ा अपराध हो जाता है। आप अर्थव्यवस्था को भी चोट कर रहे हैं जब आप नकली नोट छापते हैं। और क्राइम और इंटरनल सिक्योरिटी तो आप पहले कर ही रहे हैं, लोगों को तंग परेशान कर रहे हैं। पर काफी सफलता मिली है हाल फिलहाल में, जैसा कि शायद उसी का नतीजा है कि वो नोट छापने पे मजबूर हो गए, क्योंकि FCRA लगा तो उनको बाहर से फंडिंग नहीं मिल रही। वैसे भी अर्बन नक्सल्स पे जब से कमान थोड़ी खींची गई है तो उतनी फंडिंग इन लोगों को उतना सुविधा से नहीं आ रही, आती तो अब भी होगी, परंतु वो नहीं आ पा रही। और अब ऊपर से नोट छापने की सामग्री कितनी जेन्युइन है, ये इंक कितना जेन्युइन है, मतलब बहुत वो अच्छा वाला है या कोई सेकंड रेट है, प्रिंटर कैसे हैं, कागज कैसा है, जो सिक्योरिटी थ्रेड रहता है वो कैसा है, ये सब देखने के बाद ही पता लगेगा कि ये एक मतलब बिल्कुल ही एकदम शॉडी सा ऑपरेशन है या कोई बहुत अच्छे तरीके से ये लोग, इसके लिए इनको सिक्योरिटी प्रिंट या RBI की हेल्प लेनी पड़ेगी देखने के लिए किस तरह के नोट छापे जा रहे हैं और उस पर आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो नोट छापना तो मेरे ख्याल से एक नया आयाम है। ये जो नया आयाम है जो कि देश की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है,
इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, चाहे वो कितना ही मतलब फूहड़ क्वालिटी के नोट छाप रहे हो, परंतु ये बात गंभीरता से लेने की है। इसको गंभीरता से ले रही है सरकार, सुरक्षा बलों ने भी। और नोट की जहां तक बात है, उसमें तो दो ही लोग छापते हैं, या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापेगा या फिर वो जो SPMCIL है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जी जो कि एक पब्लिक सेक्टर मिनी रत्ना है। तो इन दोनों को ही देखना होगा इस मामले में कि वो किस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं, और अगर वो एक्चुअली जेन्युइन मटेरियल है तो वो तो फिर बहुत गलत होगा, क्योंकि वो तो सब पेटेंटेड मटेरियल है, और जिनसे हम लोग खरीदते भी है विदेशों से, उनसे ऐसा रहता है कि सिक्योरिटी थ्रेड हमारे अलावा किसी को नहीं देंगे। अगर उनके पास सिक्योरिटी थ्रेड है कि नहीं है, मतलब ये गहराई में जाने की जरूरत है, तब पता लगेगा कि इनका ऑपरेशन कितना मतलब कितनी गहराई रखता है। परंतु ये तो चिंता का विषय है ही कि ये नोट ऐसे छाप रहे हैं जो कि कम से कम साप्ताहिक हाट बाजार में चल रहा है, ग्रामीण लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। ये अपने आप में एक चिंता का विषय। जी तो आशा करते हैं कि अर्थव्यवस्था को ये जो चोट पहुंच रही है, इस पर मतलब बहुत मतलब एक सघन सा अभियान चलाया जाएगा, और जी इस तरह की सब चीजें जो है वो एकदम फ्लश आउट की जाएंगी। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। गिरीश कांत पांडे जी, आप किस तरीके से देखते हैं? यहां पर कामयाबी मिली है, कुछ प्रिंटर जो हैं वो नजर आ रहे हैं, पर अब ये तो स्पष्ट है कि जो नक्सली हैं वे नोट छाप रहे हैं, उनका सिस्टम किस तरीके से चल रहा है। तो किस तरीके से इसे देखें? क्या अभी एक्शन लिया जाए तो आगे भी ऐसी तस्वीरें सामने आ सकती हैं, या किस तरीके से इन नोटों का सर्कुलेशन किया जाता है? उस पूरे चेन को हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये एक्शन जो है ये कितना सफिशिएंट है, या भी इसमें कितनी चीजें और इंप्लीमेंट करनी होंगी। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जब से नोटबंदी हुआ है तब से ये शुरुआत हुआ है नक्सलियों का जो पैसे की समस्या का। इसमें डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम भी एक हाथ दिया है, और साथ में कोरोना का काल जो आया है उसमें भी इनको बहुत प्रॉब्लम हुआ है। तब से जो इनका आर्थिक समस्या जो है उससे अभी तक उबर नहीं पा रहे हैं लोग। साथ में इनका जो इनकम का जो स्रोत होता है लघु वनोपज का, जिसमें तेंदुपत्ता वगैरह है, उसमें सरकार के दखल होने के बाद भी इनका पैसे का स्रोत बहुत कम हो गया है। और ये पहली बार है जब ये अपना नकली नोट छाप रहे हैं, तो ये जो उनका उन लोगों के लिए भी सोचने के लिए मजबूर हो रहा है इसमें, कि जो नक्सली आंदोलन को सिद्धांत की लड़ाई जो बोला करते थे, तो एक प्रकार का तस्करी डकैती जैसे हो गया कि आप कल के रोज पैसे की जरूरत पड़ेगा तो आप डाका भी डालना शुरू कर देंगे। तो ये सिद्धांत की लड़ाई बिल्कुल नहीं है यदि नकली नोट छाप रहे तो। इसमें एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि जंगल में प्रिंटर ले जा करके 200 सीसी इंक पा रहे हैं और नकली नोट छाप रहे हैं, इसको खपा कर रहे हैं। तो खपाने का सबसे बड़ा स्रोत है हाट बाजार जो गांव में होता है, और गांव में जो दुकानदार होता है वो शहरों से जो छोटा हाथी है उसमें ले जा करके अपना हाट बाजार में बैठते हैं। तो यहाँ पर जो आम आदिवासी जो वहां पर है और छोटा दुकानदार है बाजार में, उसके बीच जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाएगा। जो भी नोट आदिवासी देंगे उसे वो 10 बार सोचेंगे, देखेंगे 10 बार, तब एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट कर लायक नहीं है कि नहीं उसको भी चेक करेंगे। तो ये आम आदिवासियों का जो छोटे व्यापारी के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट को बढ़ाएगा, और ये सीधा सीधा जनमानस में आएगा। अब ये नकली नोट जो है नकली है, इसकी पहचान कौन करेगा? ये पहचान तभी होगा जब ये नोट जो है बैंकों में आएगा, क्योंकि बैंकों के पास वो सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो नकली नोट को पहचान सके। आम जनता उसको नजर से या हाथ से छूकर पहचानेगा, पर सही में तो बैंक ही उसको पकड़ पाएगा कितना आ रहा है। पर ये जो खबर है ये एक बस्तर के अंदरूनी इलाका में अर्थव्यवस्था में जो कंज्यूमर और छोटे व्यापारी के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट को बढ़ावा देगा, ये तय है। और नक्सलियों का जो सैद्धांतिक लड़ाई की बात कहने वाले को ये सोचने पे मजबूर करेगा, ये कहाँ की सैद्धांतिक लड़ाई है कि आप अपने पैसे की आपूर्ति के लिए नकली नोट छाप रहे हैं। तो ये भी एक विषय यहाँ पर उभर के आता है। बिल्कुल सही आपने कहा। भगवान सिंह रावटे साहब, एक बड़ा सवाल ये है, यहाँ पर जो हमने तस्वीरें देखी हैं,
500 या उससे बड़े नोट नहीं है, छोटे छोटे नोट हैं, 20 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट है। ये वो नोट है जिन्हें आमतौर पर लोग चेक नहीं करते हैं, सीधा लिया, कुछ खरीदना है या कुछ कहीं देना है तो लोगों ने ले लिया, चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती आमतौर पर। आपने भी देखा होगा। भगवान सिंह जी, बड़ा सवाल ये है कि जो वो इलाके हैं जहां पर नक्सलियों की पैठ मानी जाती है, उसके आसपास के जो इलाके हैं, उन इलाकों में माना जाता है कि उनकी ठीक ठाक पैठ है और यही एक बड़ा सपोर्ट नक्सलियों को मिल जाता है। तो वहां पर किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए या क्या कुछ अभियान चलाने चाहिए जिससे उनका जो लिंक है वो तोड़ा जा सके, या फिर क्या कुछ मौजूदा स्थिति है? देखिए, अभी जो चर्चा में है तो वो स्पष्ट नहीं हुआ है कि कितने मात्रा में है, कौन सी मशीनों का उपयोग ये कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ा संकट है कि अभी तक गोला बारूद से हमला करते थे, लेकिन नोट छापने की बात हुई तो बड़ी नए सब्जेक्ट आ गया है वहां पर, और इसको कैसे दूर कर सकते हैं ये सरकार के ऊपर है। सरकार किस तरह से इसको डील कर सकती है, क्योंकि विगत छत्तीसगढ़ बने 20 साल हो गए हैं। नक्सलवाद के नाम से हजारों सुरक्षाकर्मी मारे गए, करीब 650 गांव उजड़ चुके हैं सरवा जुर्म के समय, और अभी जो चल रहा है उससे भी लगभग 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके। अभी हमारे मानपुर मोहल्ला से पुलिस आतंक शब्द का उत्पत्ति हुआ है, तो उसके कारण 5000 लोग महाराष्ट्र में जाके रह रहे हैं। तो समस्या सरकार की है कि आम जनता की है, यही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन वहां पर रहने वाले आदिवासियों के साथ बहुत कठिन परिस्थिति है। वो किसके साथ रहें, क्या करें, कोई निर्णय नहीं लेकर पा रहे हैं और डर के वो गांव छोड़ के जा रहे हैं। आज दिन में जाते हैं तो पुलिस वाले मारते हैं, रात में उन लोग मारते हैं। कैसे जीते हैं आदिवासी, एक बड़ा समस्या हो गया है यहाँ पर, और वहां पर रहने वाले ही इसको महसूस कर सकते हैं। और ऊपर से अब एक नई बात आ गई है तो आदिवासी ही फंसेंगे इसमें, क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं से आएगा तो एक और नया संकट हो जाएगा। अभी भी 5000 से ज्यादा लोग बिना सबूत के जेलों में बंद है। कई बार सरकार ने घोषणा की थी कि हम कमेटी गठन करके इनको छोड़ेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने सारकेगुड़ा, एड़ासमेटा, तालमेटा जैसे घटना हुई, लोगों ने, स्थानीय लोगों ने विरोध किया जी। उसके लिए जांच कमेटी बनाई, और जांच कमेटी का प्रतिवेदन 8 से 10 साल हो गया, जनता के बीच नहीं आया। तो लोगों में बड़ा विचित्र स्थिति है, किसके बारे में क्या बात करें वो निर्णय भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति सरकार भी स्पष्ट नहीं कर पा रही है। और अभी जो नोट का मामला आया है जी, उसमें तो ग्रामीण लोग ऐसे ही फंस जाएंगे, कहीं छोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कई अहम सवाल उठाए हैं भगवान जी। हमारे सहयोगी विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी लगातार वहां से खबरें हम तक पहुंचाते हैं और काफी करीब से इन मामलों को देख रहे हैं। विकास, आपसे समझना चाहेंगे, बड़े खास मसले का जिक्र किया जा रहा है, हमारे समाज की जो कमजोरी है आदिवासी तबके में या ग्रामीण इलाके में गरीबी, वहां जहां सरकार भी नहीं पहुंचती है बेहतर तरीके से, वहां नक्सली हमारे उस वीक पॉइंट पर अटैक कर रहे हैं, उनके पास पहुंचते हैं, उनकी खुशहाली में, उनकी बदहाली में उनकी मदद करते हैं, उन्हें अपने फेवर में कर लेते हैं। यह एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है। दूसरा, आपसे समझना चाहेंगे कि जो प्रिंटर बरामद किए गए हैं वे किस तरीके के हैं? क्या आमतौर पर जिन प्रिंटर्स का इस्तेमाल मार्केट में किया जाता है प्रिंट आउट के लिए, क्या ये वो हैं या उससे अलग हैं? और वो जिसका हमने जिक्र किया कि जो हमारा कमजोर पॉइंट है, वहां पर जो ये उन लोगों को कन्विंस करके रखते हैं, उसे किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? विकास, देखिए, 3 सवाल आपने पूछा कि किस तरह से सबसे पहले हैंडल किया जा रहा है और माओवादी किस तरह से ग्रामीणों को कन्विंस कर रहे हैं।
जी। और सबसे बड़ी बात वो जो प्रिंटर जो अभी बरामद हुआ है सुकमा जिले में, तो सबसे पहले आपको बताऊं कि बहुत पुराना और लंबा किस्सा है। और सन 80 के दशक में माओवाद ने जिस तरह से बस्तर को अछूता छोड़ दिया गया था या सौतेला व्यवहार बस्तर के साथ किया गया, अनाज की तरह उसके साथ व्यवहार किया, उसका ही फायदा माओवादियों ने उठाया। और जिस तरह से सरकार ने बस्तर के आदिवासियों को अनदेखा किया, उसका फायदा उठाते हुए सबसे पहले दंडकारण वो इलाका जो माओवादियों के लिए, अगर उनके ऊपर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के इलाकों में सरकार उनके ऊपर अटैक बढ़ाती, तो उन्हें ऐसे इलाकों की तलाश थी जिस इलाके में वो अपने आप को सुरक्षित रख पाते। उसके लिए दंडकारण का इलाका जिसका बहुत बड़ा हिस्सा बस्तर भी है, उस इलाके में वहाँ के जो टेरेन है, वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वो उनके लिए काफी अनुकूल थी। और यही वजह है कि उन्होंने आदिवासियों को सबसे पहले टारगेट किया, उनके हितैषी बने और हितैषी बनने के बाद उन्होंने उनके साथ घुल मिलकर अपने आप को स्थापित किया। दूसरी चीज, तो प्रिंटर अभी बरामद हुआ है, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। हालांकि ये प्रिंटर बहुत ही नॉर्मल प्रिंटर है जो आपको अमूमन हर एक जगह पर, हर एक दुकान में मिल जाएंगे। बहुत आसानी से आप इसे खरीद सकते हैं। इसको खरीदने की आपको कोई मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके साथ जो प्रयोग माओवादी कर रहे हैं वो जरूर चौंकाने वाला है कि नॉर्मल प्रिंटर से वो किस तरह से 500, 200 और 50 के नोट प्रिंट कर रहे हैं। हालांकि अभी ये केवल ट्रायल बेस पे है, क्योंकि A4 साइज के जिस पेपर में माओवादियों ने प्रिंट आउट निकाला है, जो कल किरण चौहान सुकमा एसपी ने पत्रकारों के सामने समक्ष ये जब्त किए गए नोट को बरामद कर, जो जाली नोट है जो शो किए हैं, ये इस बात की ओर इंगित करते हैं कि अभी माओवादी सफल नहीं हो पाए, लेकिन प्रयास उनका जारी है। इसी तरह से अगर बीते दिनों देखा जाए, मेरी ये बात हो रही थी किसी खुफिया के विभाग के अधिकारी से, तो उन्होंने बताया था कि किसी समय में माओवादी AK-47 और इंसास जैसे जो हथियार है ऑटोमेटिक, उनके कारतूस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे थे। बीते दिनों मैंने जो ग्राउंड रिपोर्ट किया, तो उस दौरान मुझे बरामद हुआ अबूझमाड़ के जंगलों से कि किस तरह से 12 बोर की बंदूकों के जो कारतूस हैं वो बनाने में माओवादी सफल हो गए। अब आप सोचिए AK-47 और इंसास जैसे राइफल के अगर वो कारतूस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय में आकर 12 बोर के ही सही, लेकिन सफलतापूर्वक वो कारतूस बना लेते हैं। तो आज अगर वो A4 साइज में नोटों की प्रिंटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आने वाले समय के लिए ये भी चुनौती होगी। देश के लिए आंतरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आप इसी बात से भली भांति परिचित हैं कि देश में नोटबंदी करने के पीछे एक कारण यह भी बताया गया था केंद्र सरकार के द्वारा कि जिस तरह से जाली नहीं, लेकिन यहाँ पर इशू ये, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये जो नोट छाप रहे हैं वो डुप्लीकेट हैं, वो साफ तौर पर पता चल जाएगा, क्योंकि इनके जो प्रिंटर हैं ये साधारण वाले प्रिंटर हैं। तो ऐसे में पर मुश्किल ये है कि ये छोटे छोटे नोट जो हैं वो छाप रहे हैं। निर्मल जी, आपने हमारे सहयोगी विकास को सुना, आपसे अगर सजेशन के तौर पर हम समझे कि सामाजिक स्तर पर क्या कुछ किया जाए जिससे जो एक कनेक्शन है नक्सलियों का, माओवादियों का ग्रामीण इलाकों में, उससे तोड़ा जा सके, और प्रशासनिक तौर पर आप क्या सजेशन देंगे? देखिए, बहुत सारी स्कीम्स बनाई गई हैं, बहुत सारी स्कीम्स है। पहली चीज है विकास, कनेक्टिविटी जोड़ना, ग्रामीण सड़कें बना के सब गाँव को जोड़ना, विकास करना, और जो न्याय है, न्याय व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध होना। ऐसा नहीं क्योंकि गांव का गरीब है उसकी पुलिस थाने तक पहुंच नहीं। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उपलब्ध होना। क्या चाहिए? सड़क चाहिए, डॉक्टर चाहिए, हेल्थ चाहिए, और आपको खाने पीने का चाहिए। बहुत मेहनती लोग होते हैं लोग, बहुत स्वाभिमानी लोग होते हैं जो जंगल में रहते हैं। आप मुफ्त में कुछ दीजिएगा तो नहीं लेंगे। स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, उनका कौशल विकास के प्रोग्राम है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, उनको पढ़ाई लिखाई का महत्व और एजुकेशन का महत्व बताया जाए। प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था हो, कोई गंभीर बीमार हो तो बड़े अस्पताल में ले जाने की व्यवस्था हो। इस तरह बहुत सारी चीजें, कम्युनिकेशन हो। मोबाइल टावर एक स्कीम है गवर्नमेंट की, काफी मोबाइल टावर लगाए गए हैं, पर जो इंटीरियर इलाके हैं मोबाइल चले। और दूसरी बात है कि जो नक्सलवादी है उन पे कितना अच्छा कड़ा हो कि वो बेचारे ग्रामीण को तो दोहरी मार पड़ रही है, इधर से पुलिस पकड़ रही है, उधर से नक्सल वाले धमका रहे हैं। तो उसको नक्सल पे अगर हम कमान कसेंगे अच्छे से, नकेल कसी जाए, तो कम से कम जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो बेचारा ग्रामीण है, वो एक अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर सकता है। और उसके अलावा उसको डिग्निटी, वो लोग बहुत स्वाभिमानी लोग होते हैं, उनको डिग्निटी से, प्रतिष्ठा से रहने की एक व्यवस्था की जाए कि ना तो उनको नक्सल धमका पाए और ना ही ये प्रशासनिक व्यवस्था धमका पाए। वो लोग अपना मेहनत करें, कमाए, खाएं
अपना जीवन यापन अच्छे से करें। जी निर्मल जैसा कि हर जी आदमी सॉरी चाहता आपको है। बीच में रोक रहा हूं, लेकिन इसके साथ जरा आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि नोट की बात तो समझ में आती है कि इन्होंने प्रिंटर से प्रिंट किया, बेहतर तरीके से उसे किसी इंसान के थ्रू, किसी आदमी के थ्रू अपने मार्केट में उन्होंने भेज दिया, लेकिन ये जो हथियार का मामला है, गोला बारूद का मामला है, ये इन तक सप्लाई कैसे होती है, किस तरीके से ये ले आते हैं, क्योंकि ये तो वो चीज है जिस पर सबकी नजर होती है। देखिए ये जो नेटवर्क है, जो इकोसिस्टम है लेफ्ट का, ये बहुत जुड़ा हुआ है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बहुत टेंटिकल्स है जैसे ऑक्टोपस के होते हैं। तो ये हथियारों की सप्लाई उतनी मुश्किल चीज नहीं है। आप किसी से अगर थोड़ा सेट करेंगे गांव में जाके कि मुझे AK-47 चाहिए, वो कोई प्राइस बताएगा जो आप आराम से अफोर्ड कर पाएंगे। आपको वो कुछ इधर उधर घुमा के 2-4 दिन देखने के लिए कि आप जेन्युइन कस्टमर हैं कि नहीं, आपको AK-47 दिला देगा। ऐसे दलाल रहते हैं। आप अपना भी कोई डिकॉय वहां जंगल में सेट करके देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो हथियार मिलना उतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हथियारों पर काफी रेड्स हुई हैं। पहले तो ये लोग हथियार लोगों से छीनते थे या मैगजीन्स पर डाका डालते थे। अब तो इनके पास एक इंडिपेंडेंट सप्लाई ऑफ हथियार है। मतलब स्वतंत्र रूप से हथियार इनके पास AK-47 वगैरह आ जाते हैं। खाली इंसास नहीं, AK-47 और कई बार स्नाइपर राइफल वगैरह, बढ़िया बढ़िया राइफल जो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास नहीं है, इनके पास मिलती हैं। इसका मतलब कि हथियार बिल्कुल इनके बिल्कुल, तो पहले कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। गिरीश जी वक्त कम है, एक शॉर्ट कमेंट आपसे चाहेंगे, उन इलाकों की जरा स्थिति बताएं, या वहां पर क्या कुछ चीजें हैं, सरकार को कितनी मेहनत करने की जरूरत है जहां पर माओवादी नक्सली जो हैं उन्हें कन्विंस कर लेते हैं आसानी से, उनकी मजबूरियों को सुलझाकर। प्लीज शॉर्ट में सर। नहीं, मेरा मानना है कि हर गांव में वहां पर 3 बेसिक चीज है, पानी का, एजुकेशन का और हेल्थ का। ये 3 प्रारंभिक पहुंचना चाहिए, चाहे छोटे से छोटे रूप में। वो बहुत बूस्ट करता है सरकार का पहुंच बढ़ाने में। वो चीज पहले होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। तो यहां पर सिर्फ प्रशासन के सामने ही चुनौती नहीं है, बल्कि सरकार के सामने भी चुनौती है। उन इलाकों में बेहतर मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाना ही होगा, तब जाकर इनका जो कनेक्शन है उसे बेहतर तरीके से तोड़ा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भगवान सिंह जी, गिरीश कांत पांडे जी आपका भी, निर्मल कौर मैम आपका भी, और विकास तिवारी हमारे सहयोगी, सलीम शेख हमारे सहयोगी, हमारे साथ जुड़े आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पर इस मामले पर NDTV की मुहिम लगातार जारी है और लगातार हम हर एक पहलू को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की तरफ से योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, प्रशासन का एक्शन भी लगातार जारी है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।